जो सेट 4 है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका यहाँ से अगर 1 से अगर आप 5 तक सीट को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपका जो है 60 से 70 मार्क्स जो है यहीं से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इंटरनल में तो आपको 20 नंबर मिलते हैं स्कूल से, तो कुल मिला के आप 80 नंबर 80 मार्क्स आपको यहाँ से 80 या 85 मार्क्स कंफर्म है, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो, ठीक है। तो आपको मॉडल सेट इसीलिए करके चलना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल सेट 4 है, इसको हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। तो मैं बता दूं, आयात शुल्क उसको बोलते हैं जैसे कोई बाहर देशों से कोई भी चीज़ें आती है तो उसमें जो दिए जाने वाले कर होता है, तो उसी को आयात मतलब कि शुल्क कहा जाता है, यानी कर कहा जाता है। और ये उस जगह से मांगी जाती है जहाँ से उसको लाया जाता है और जहाँ पर उसको रिसीव किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं किसी दूसरे देश से आने वाले चीज़ों का वसूल किया जाने वाला शुल्क है, यह कर उस जगह से लिया जाता है जहाँ से यह चीज़ें देश में आती है। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे उस सीमा पर, जैसे बंदरगाह हो गया, हवाई अड्डा हो गया, यहाँ से ये कर जो है वसूल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था। यानी कि आधुनिक वस्त्र मिल भारत के अंदर कहाँ और कब हुआ था। तो भारत में आधुनिक ढंग से पहली वस्त्र मिल जो है ये बम्बई में हुआ था, और ये कब को हुआ था, 1853 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ ईस्वी में हुआ था, और ये कोपा सजे नाना भाई द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, बम्बई में 1853 में, और किसके द्वारा हुआ था, तो ये कोपा साजी नाना भाई के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला भारत में झूम खेती के लिए जाने वाले 4 राज्यों के नाम बताएं। तो झूम खेती कौन कौन सा है, एक तो हो गया असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर झूम खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो मैं बता दूं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है भारत के अंदर, ठीक है। अलग अलग दल के होते हैं इसलिए बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकतंत्र में जब हर कार्य ईमानदारी और नियमानुसार होते हैं तो उसी को कहा जाता है पारदर्शिता, ठीक है। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के कोई 2 कार्य बताएं। यानी मुद्रा का क्या कार्य है उसका 2 ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला है कि विनिमय का माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम पहला है। तो विनिमय का माध्यम क्या है, तो मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय के रूप में किया जाता है। यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पर विनिमय का माध्यम होता है कि कोई भी वस्तु को खरीदा या बिक्री इसी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य का मापन। तो मूल्य का मापन क्या होता है, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय में सरलता के लिए मूल्य का मापन किया जाता है। जैसे कि 20 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति दर्जन या 25 रुपया प्रति लीटर, यहाँ पर मूल्य का मापन किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ कितने रुपये में मिलते हैं, और अगर बात करेंगे कोई किलो वाला चीज़ है तो वो किस दर से किस रेट से दिया जाता है, इसको बोलते हैं मूल्य का मापन, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है व्यापार अवरोधक से आपका क्या तात्पर्य है। तो व्यापार अवरोधक जो है ये व्यापार अवरोधक सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका प्रयोग करके वह आयात और निर्यात में संतुलन बनाया रख सकती है। यानी कि व्यापार का अवरोधक क्या है, ये अवरोधक जो है सरकार के हथकंडा होता है और वो आयात और निर्यात के लिए संतुलन बनाए रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करना है, 7 में से 7 क्वेश्चन कर दिए हैं। आपको जो ठो याद है जो वही ठो लगा देना है 5 क्वेश्चन, ठीक है। आप आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पर बोला हाथ से बने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो हाथ से बने 2 प्रमुख विशेषता क्या है उसको देखना है। जैसे यहाँ पर पहला है उद्योगपति मशीनों से ज़्यादा मजदूरों से काम करवाना अधिक पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि मशीनों से एक जैसा ही उत्पादन बनता था। अगर मशीनों से बनाएंगे तो एक ही जैसा बनता है, और एक ही जैसा कितना पसंद करेंगे लोग, नहीं करेंगे। इसीलिए उद्योगपति जो होता है मशीनों के अलावा मजदूरों से काम ज़्यादा पसंद
पसंद करते थे, क्योंकि मज़दूर अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती है। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी का नहीं बल्कि इंसानियत निपुणता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है बाज़ार में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो एक ही चीज़ ही बनाते रहेंगे, खरीदते रहेंगे तो आदमी बोर हो जाएगा। ऐसे में उद्योगपति समझते हैं कि ये इंसान ही बना सकता है अलग अलग चीज़ें, और बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा मांग है, इसलिए मशीन की जगह इंसानों को मतलब हाथों से बने वस्त्र को ही पसंद करते थे लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसका विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपाती वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे। कहने का मतलब है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग जैसे कि हो गए कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को ही ज़्यादा पसंद करते थे। कौन कौन लोग? उच्च वर्ग में जैसे कुलीन हो गया और पूंजीपति, ये मशीनों से नहीं हाथों से बनी चीज़ों को ही ज़्यादा महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों में कोई को परिष्कार और मतलब सुरुचि का प्रतीक मानते थे। उसका फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, अतः सबका डिज़ाइन जो है बिल्कुल अलग अलग और सबसे ज़्यादा अच्छा भी हुआ करता था। इसीलिए मशीनों से हाथों से बना चीज़ों को ही पसंद करते थे। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमस्तों को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन करिए आखिर ये क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमशुदा भी कहा जाता था। इन गुमशुदों को अनेक प्रकार के काम सौंपे गए थे। तो इसमें से कौन कौन सा काम है? वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करने ना दे सके, मतलब पहले ही उनको कर्ज से डुबा दिया जाता था। दूसरा है वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे और वे बने हुए सामान विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की भी जांच करते थे, यही इनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है, यानी खनिज हमें संरक्षण क्यों करना है। तो यहाँ पर आंसर देखिए कि खनिज को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता, तो खनिज का दुरुपयोग किया गया है तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। कहने का मतलब है खनिज क्या चीज़ होता है? जो खोद के निकाला जाता है। ऐसे में बात करेंगे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, अगर इसको एक बार अगर इसको यूज़ करेंगे तो दोबारा ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए इसको संरक्षण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर खनिज का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए आजकल देखना कि जो पेट्रोल वाला गाड़ी जो चलती है, जैसे कि आजकल स्कूटी भी आ गया है इलेक्ट्रॉनिक वाला, इससे क्या होता है कि पेट्रोल की खपत में कमी आएगी और इससे खनिज जो है संरक्षित हो सकती है। ठीक है, और जहाँ जैसे संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को गलाकर सोना बनाना, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, और नेक्स्ट यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालें, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं हमारे देश में विपक्ष के 3 मुख्य कार्यों का वर्णन भी करें। तो इन दोनों में से किसी एक को आंसर करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पहला का आंसर देखते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली चुनाव पर आधारित होती है, बिल्कुल, और चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह सरकार की स्थापना भी करता है। मान लिया चुनाव में जो जीतेगा वही सरकार का स्थापना करता है, और अन्य दल विरोधी दल कहलाते हैं। अगर जो नहीं जीता या फिर दूसरा दल जो है तो उनको अन्य दल का जो उसको विरोधी दल भी कहा जाता है। लोकतंत्र में विरोधी दलों का भी उतना ही महत्व है जितना सत्तारूढ़ दल का है, यानी विरोधी दल का उतना ही महत्व है जितना सत्तारूढ़ का है। तो लोकतंत्र में विरोधी दल की निम्नलिखित भूमिका भी दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि
सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाना, ये है विरोधी दल द्वारा, ठीक है। तो लोकतंत्र में सरकार का निर्णय बहुसंख्यक दल के द्वारा किया जाता है, बहुत सारे दल द्वारा किया जाता है। बहुमत के समर्थन के कारण सरकार कई बार मनमानी कानून व नीतियाँ लागू करने का प्रयत्न करती है और जनता पर अत्याचार भी करती है। तो विरोधी दल सरकार का विरोध करके उसकी निरंकुशता पर रोक लगाता है और उससे मनमानी को करने से रोकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर विरोधी दल भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर विरोधी दल नहीं होते तो आज हमारे देश में आतंक फैल जाता, क्योंकि अगर एक ही दल रहेंगे तो सरकार जो चाहे वो करेगा और विरोधी दल नहीं रहेंगे तो उसको मना कोई नहीं करेगा। ऐसे में तो जो मन सो होगा। तो हम भारत के अंदर विरोधी दल तो है ही और होना भी चाहिए, चाहे किसी भी देश का हो, क्योंकि वो अपना मनमानी को रोक कर जनता को शोषण होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, या गलत काम करने से बचाया जा सकता है, इसलिए विरोधी दल होना जरूरी है। नेक्स्ट, वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करना, यानी कि विरोधी दल वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी समय सरकार अचानक त्याग पत्र दे दे या उसे हटा दिया जाए तो विरोधी दल तुरंत सरकार का गठन करके शासन की बागडोर संभाल लेती है। कहने का मतलब यहाँ पर वैकल्पिक सरकार, अगर कोई दल अचानक से अपना त्याग पत्र दे देता है या फिर उसको पद से हटा दिया जाता है तो वो पद जो है तुरंत विरोधी दल लेकर गठन बनाकर शासन की जो बागडोर है उसको संभाल लेती है। और इसका तीसरा है राजनीतिक चेतावना, यानी कि राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के लिए जनता में राजनीतिक चेतना का जागृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना चुनावों द्वारा सरकार में परिवर्तन लाना कठिन होता है। विरोधी दल सरकार की त्रुटियों को जनता तक पहुंचाती है। बात समझ में आ रही है आपको? और देश तथा सरकार के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। इस प्रकार वे जनता में राजनीति जागृत उत्पन्न करते हैं। आजकल मीडिया बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक है, तो वो जो भी चीज़ें होती है वो जनता तक, आम जनता तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और जनता को पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें सही है या गलत है। नेक्स्ट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विरोधी दल लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे आप प्रूव करें इसे? तो बता दें यहाँ पर सजग एवं जागरूक जनता पर बुद्ध जमानत लोकतंत्र का रखवाला है। शिक्षित जनता ही राजनीति के प्रति सजग और अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है और शिक्षित जनता ही प्रबुद्ध जनमत मतलब जनमत की अभिव्यक्ति कर सकती है। शिक्षा ही अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और शिक्षा के अभाव में मतदाता अपने मताधिकार का सही प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है मताधिकार के दुरुपयोग से लोकतंत्र की नींव कमजोर भी होती है और शिक्षा का अभाव लोगों को सरकार के प्रति लापरवाह और उदासीन बना देता है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्हें सरकार के कामकाज में दिलचस्पी नहीं रहती, अतः अशिक्षा के अंधकार को मिटाना और शिक्षा का प्रसार लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। यानी अंधकार को अशिक्षा का अंधकार को मिटा के शिक्षित का प्रकाश यानी उजाला जलाना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की निम्न भूमिका है या बहुत ज़्यादा भूमिका है। वो क्या है? बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं, यहाँ से वो ब्याज भी प्राप्त करता है तथा पैसा सुरक्षित भी रहता है। पहला काम तो ये है कि अगर कोई जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो घर के बजाय बैंक में अगर जमा करते हैं तो उनको कुछ मतलब कि ब्याज मिलता है, यानी कि इनकम मिलता है वहाँ से, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपना पैसा तो सुरक्षित रहता ही रहता है और कुछ कुछ पैसे बढ़ते भी जाते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, बैंक जरूरतमंदों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो बिजनेस करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा वो करेगा क्या, किसी से मांगेगा तो पैसे देगा नहीं, तो इसमें बैंक की सबसे ज़्यादा जो है दूसरों को मदद करता है, जो ऋण लेता है और वो अपने मतलब जो भी चीज़ें करना चाहता है वो पूरा कर लेता है, अपने आर्थिक विकास को मतलब कंप्लीट करता है बैंकों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंकों में अधिक लोग काम में लगे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार बैंक बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफ़ी मदद करती हैं। नेक्स्ट, बैंक देश में मुद्रा के परिचालन के नियंत्रण भी करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है
और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। आप मानते हो? मानना भी चाहिए क्योंकि होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रम कानून में लालचीपन कंपनियों को कैसे मदद करती है। तो यहाँ पर देखो, श्रम कानून में लालचीपन कंपनियों को कैसे मदद करती है। श्रम कानून में लालचीपन अनेक प्रकार के कंपनियों की मदद करेगी। इसी आशा में भारतीय सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को श्रम कानून की कई रियायतें भी दी हैं। तो पहला क्या है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को श्रमिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनके नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु हाल के वर्षों में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक नियमों में छूट यानी कि छूट की अनुमति भी दे दी गई है, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा है, दूसरे श्रम लागत को कम करने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छोटी अवधि के लिए यानी कम समय के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने का भी अनुमति दे दी है। काम के दबाव कम होते ही ये कंपनियां ऐसे अस्थायी सदस्यों की छांटनी भी कर सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, श्रम कानून में आए लालचीपन के कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया और बहुत सी कंपनियां ऐसे करने जा भी रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घ प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न को देना है, यानी कोई 3 आंसर को देने होंगे। तो पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव को व्याख्या करें, यानी प्रभाव क्या, महामंदी के क्या कारण है, क्या प्रभाव है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव जो है ये अलग अलग तरह है और बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है इसमें नुकसान भी हुआ था। पहला है, इस महामंदी 1929 से 1934 के काल में हुआ था, यानी कि ये जो महामंदी है कब से कब तक चला था, 1929 से 1934 के काल में भारत के आयात और निर्यात पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि वो भी 50% व्यापार में कमी आई, यानी गिरावट आई थी। इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा तो किसको हुआ, यानी कि जो बंगाल के किसान जो है पटसन का पैदा करते थे, सबसे ज़्यादा इनको ही प्रभाव पड़ा, यानी हानि हुआ। अब पटसन के मूल्य में एकदम से कहाँ कितना गिर गया है, 60%, यानी कि 100 में से अगर वो 100 रुपये में बेचता था, अब उसका सीधा 40 रुपया हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका मतलब मूल्य में गिरावट हो गया, रेट में, ठीक है। जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ तले दब गए, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज भी ले चुके हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं आगे हैं कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके, यानी इससे छोटे छोटे किसान को भी ले डूबा। उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों को कोई कमी नहीं की, यानी कि एक तो उनको खाने की चीज़ें नहीं है और ऊपर से सरकार उन पर कर या फिर उसके अलावा कोई दूसरा कर भी उन्होंने कम तो नहीं किया, जो जितना था उतना ही, यानी अब वो कम ही नहीं करते थे और उनको खाने तक की तरस गए थे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, ठीक है। फिर आगे 1930 में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अशांति का क्षेत्र भी बन चुके थे, यानी कि मैं कह सकती हूँ 1930 के शुरू में होने वाली सिविल अवज्ञा आंदोलन, यानी आंदोलन जो चला था, ये आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से अशांति यानी कि शांत ही नहीं रहे, यानी मतलब एक तरह से एक तो भूख है, दूसरा कर का कोई कम नहीं हो रहा था, टैक्स कम ही नहीं हो रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर दिया है, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहता है, कैसी, इसको साबित करना है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ के लोगों के समान पाना चाहता है, अपने साथ के लोगों के समान पाना चाहता है, यानी सम्मान पढ़ना चाहता है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी हुई है। और आगे है कि लोकतंत्र व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज्ञा भी देती है, ठीक है। यही तानाशाही शासन की तुलना और लोकतांत्रिक शासन में है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन में सभी वर्गों और धर्मों का सम्मान किया जाता है लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो यहाँ पर विदेशी व्यापार का क्या लाभ है, अथवा में आप ये क्वेश्चन का आंसर भी, यानी कि या तो ऐसे पूछेगा या तो वैसे पूछेगा, आंसर सेम आएंगे। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि विदेशी व्यापारी विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण की बड़ी मदद भी करती है, ये कोई शक ही नहीं कर सकता।
यहाँ पर यह निम्नलिखित ढंग से होता है। कैसे? तो जैसे पहला है, विदेशी व्यापार के कारण देश का उत्पादक वर्ग अपना माल दूर दूर देशों तक बिक्री करने के लिए भी भेज सकते हैं। और दूसरा है, यदि उनका माल अच्छा और सस्ता हो तो विश्व के बाजार में उनके माल की मांग कई गुना बढ़ सकती है और उनके नाम में भी चार चंद जो है लग जाता है। बात तो सही है। अगर आपका माल अच्छा है और सस्ता भी है तो आपका मांग जो है बहुत ज़्यादा मांग जो है आपका विश्व भर में बढ़ेगा और आपके नाम पर चार चांद लग जाना तो तय है। विदेशी व्यापारी के परिणाम स्वरूप ब्लैक मार्केट यानी कि ब्लैक मार्केट या काला बाजार के डर नहीं रहता, क्योंकि विश्व के बाजार में चीज़ें खुली आम मिलने लगती हैं। ठीक है। तीसरा है, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है और अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनके सामने अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती है, तो उन्हें माल का अच्छा और सस्ता मिलना तो लगता ही है। नेक्स्ट है 18 नंबर, 16 भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या कारण है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव जो है, पड़ने वाला प्रभाव कौन कौन सा है, तो इसको देखते हैं। पहला है, भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का भी तेजी से विकास हुआ। आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, यानी कि आजकल यही देखने को मिलता है, किसान किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा बल देता है जो सबसे ज़्यादा उसको लाभ होता है। ठीक है। दूसरा है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों या तथा हम कह सकते हैं नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है आजकल, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पादन के निर्यात में वृद्धि भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका पार्ट है कि उत्तम बीजों के यानी कि अच्छा बीज से प्रयोग कृषि उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ गई है, अतः किसान को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। और इसका आखिरी क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उन दिए गए रेखा मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य यानी गेहूं किस किस राज्य में उगाया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोले यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र और ये गौण क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये ये सब तो प्रमुख क्षेत्र है, ये सब ठीक है। यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा और ये गौण क्षेत्र है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा, एक तो पंजाब होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पंजाब है, उत्तर में यहाँ पर पंजाब है। उसके बाद यहाँ पर हमें नंबर देखना है, इस जगह पर पंजाब की एरिया है। ठीक है, और हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है, और ये राजस्थान है और ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पर बिहार है, ये इधर। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से यहाँ हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, यही इलाके में सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है मतलब उत्पादित किया जाता है।